नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सत्यजीत राय द्वारा लिखित कहानी सहपाठी। अभी सुबह के 9:15 हैं। मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था कि उसकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और बोली, तुम्हारा फोन। अब अभी कौन फोन कर सकता है भला। मोहित का ठीक 9:30 दफ्तर जाने का नियम रहा है। अब घर से दफ्तर को निकलते वक्त तुम्हारा फोन सुनकर स्वभावत मोहित की त्योरियां चढ़ गई। अरुणा ने बताया वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में? अच्छा, नाम बताया? उसने कहा कि जय नाम बताने पर ही वह समझ जाएगा। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। उसकी क्लास में 40 लड़के रहे होंगे। अगर वह बड़े ध्यान से सोचे भी तो ज्यादा से ज्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है, और इसके साथ उनका चेहरा भी। सौभाग्य से जय या जयदेव के नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है। लेकिन वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। गोरा, सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में अव्वल। कभी कभी वह ताश के खेल भी दिखाया करता, और हाँ, कैसे बियांका की आवृत्ति में उसने कोई पदक भी जीता था। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं कर रहा था। खैर, मोहित ने फोन का रिसीवर पकड़ा। हेलो। कौन मोहित? मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं वहीं तुम्हारा जयदेव बोस, बालीगंज स्कूल का सहपाठी। भाई, अब आवाज से तो पहचान नहीं रहा। हाँ, चेहरा जरूर याद है। बात क्या है? तुम तो अब बड़े अफसर हो गए हो भाई। मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा, ये बहुत है। अरे ये सब छोड़ो, बताओ बात क्या है। बस यूं ही थोड़ी जरूरत थी। एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। कब? तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा। तो फिर आज ही मिलो। मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ। तुम 7 बजे आ सकोगे? क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। अच्छा, तो धन्यवाद। तभी सारी बातें होंगी। अभी हाल ही में खरीदी गई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश की। हेडमास्टर गिरीन्द्र, सुर्खी पैनी नजर और बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूली दिन भी सचमुच कैसी कैसी खुशियों से भरे दिन थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। शंकर, मोहित और जयदेव, इन तीनों में ही प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों का बारी बारी कब्जा रहता। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव बोस एक साथ ही पढ़ते रहते थे। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन खिलाड़ी था तो जयदेव राइट आउट। तब मोहित को जान पड़ता कि यह दोस्ती आज की नहीं, युगों की है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहित का दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में हो गया, और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। जयदेव किसी दूसरे शहर में किसी कॉलेज में भर्ती हो गया था। दरअसल उसके पिताजी की नौकरी बदली वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस नहीं किया। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली। बाद में यह दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो गई। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक है, और उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका ही एक सहकर्मी है। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेनगुप्त है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव, जिसके साथ पिछले 30 सालों से मुलाकात तक नहीं हुई है, उसकी यादों ने अपनी काफी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, बसों के हॉर्न और धुएं से मोहित सरकार की यादों की दुनिया ढह गई, और वह सामने खड़ी दुनिया के सामने था। अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए ही वह समझ गया कि वह आज 3 मिनट देर से दफ्तर पहुंच रहा है। दफ्तर का काम निपटा कर मोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर याद नहीं बची थी। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बातों के बारे में भी भूल चुका था। उसे इस बात की याद तब आई जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया और उसने उसके हाथों में एक पुर्जा थमाया। यह किसी लेखन पुस्तिका में से फाड़ा गया पन्ना था, मोड़ा हुआ। इस पर अंग्रेजी में लिखा था, जयदेव बोस एस पर अपॉइंटमेंट, रेडियो पर BBC से आ रही खबरों को सुनना बंद कर। मोहित ने विपिन को कहा, उसे अंदर आने को कहो। लेकिन उसने दूसरे ही पल यह महसूस किया कि जय इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहा है। उसके नाश्ते के लिए कुछ मना लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से वह बड़े आराम से केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ला ही सकता था, लेकिन उसे जय के आने की बात याद ही नहीं रही। पता नहीं
उसकी घरवाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं, पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर और इसके बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया था, जबकि वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहन रखी थी। इसके ऊपर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज, दोनों पर कभी इस्त्री की गई हो ऐसा नहीं जान पड़ा। कमीज की कॉलर से जो सूरत झांक रही थी, उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव से उसका कोई तालमेल नहीं बिठा सका। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी, देह का रंग धूप में तप तप कर काला पड़ गया था। इस चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उगी थी। माथे के ऊपर एक मस्सा और कनपटियों पर बेतरतीब ढंग से फैले ढेर सारे पके हुए बाल। उस आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को दिख पड़ी। पान खा खा कर सड़ गए ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले को सबसे पहले अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए। काफी बदल गया हूं ना? बैठो। मोहित अब तक खड़ा था। सामने वाले सोफे पर उसके बैठ जाने के बाद मोहित भी अपनी जगह पर बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी है। उस तस्वीर में 14 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना बहुत मुश्किल नहीं है, तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाते हैं? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता। भला आदमी आते ही शुरू हो गया था। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। कॉलेज में ही था कि पिताजी गुजर गए। मैं पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा, और बाकी तुम्हें पता है ही। अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के जमाने में हम जैसे लोगों के लिए चाय तो पियोगे? चाय हाँ, लेकिन मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने को कहा। इसके साथ उसे ये सोचकर राहत मिली कि केक या मिठाई ना भी हो तो कोई खास बात नहीं, इसके लिए बिस्कुट ही काफी होगा। ओ, उस भले आदमी ने कहा, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा। तुम्हें क्या बताऊं, मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। LCM और JCM की बातें याद हैं। मोहित को इस बारे में पता न था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया। LCM यानी PT मास्टर लालचांद मुखर्जी और JCM यानी गणित के टीचर गोपेंद्र चंद्र मित्र। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को जबरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है? अपने होठों के कोने पर एक मीठी मुस्कान चिपकाकर मोहित ने यह जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य, ये सब तो सच्ची बातें हैं। और अब भी अगर यह जयदेव ना हो तो इतनी बातों के बारे में इसे पता कैसे चला? स्कूली जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे, आने वाले ने बताया और फिर अफसोस जताया। वैसे दिन अब दोबारा कभी नहीं आएंगे भाई, लेकिन तुम तो लगभग मेरी ही उम्र के हो। मोहित इस बात को कहे बिना रह नहीं पाया। मैं तुमसे कोई 3-4 महीने छोटा ही हूं, तो फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो गंजे हो गए। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी? आगंतुक ने बताया। हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे बाप और दादा दोनों ही गंजे हो गए थे, सिर्फ 35 साल की उम्र में। मेरे गाल धंस गए हैं हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से, और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है। और तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलाली, इसकी दलाली, उसकी दलाली, किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब में कहा। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहते हैं न देह धरे का दंड, देखना है यह देह भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। विपिन चाय ले आया था, चाय के साथ संदेश और समोसा भी। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था, लेकिन अपने सहपाठी की इस टूटी फूटी तस्वीर देखकर वह क्या सोच रही होगी, इसका अंदाज उसे नहीं हो पाया। तुम नहीं लोगे? आगंतुक ने पूछा। मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी अभी पी है। संदेश तो ले लो। नहीं, तुम शुरू तो करो। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और इसका एक टुकड़ा चबाते चबाते बोला, बेटे का इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी यह है मोहित भाई कि मैं उसके लिए फीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मोहित समझ गया। इसके आने के पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था कि क्या माजरा है। आर्थिक सहायता और इसके लिए प्रार्थना। आखिर यह कितनी रकम की मदद मांगेगा? अगर 20-25 रुपए दे देने पर भी पिंड छूट सके तो वह खुशकिस्मती ही होगी, और अगर यह मदद नहीं दी गई तो यह बला टल पाएगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। पता है मेरा बेटा बड़ा होशियार है,
अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूं तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा उड़ चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं। इसलिए कह रहा था कि चाय की चुस्की भरते आगंतुक ने आगे कहा, अगर तुम 100-150 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो वेरी सॉरी। क्या? मोहित ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपए नहीं है। मैं कल आ सकता हूँ, मैं कलकत्ता के बाहर रहूंगा, 3 दिनों के बाद लौटूंगा। तुम रविवार को आ जाओ। रविवार को आगंतुक थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन में कुछ ठान लिया था, यह वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के ही 1000 तरीके जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले के बालीगंज स्कूल की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वही सही, मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? सवेरे ही ठीक रहेगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। मोहित ने पहले से ही तय कर रखा है कि यह अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर के एक मित्र के यहाँ उनके बागान बारी में जाकर सप्ताहांत मनाएगा। वहां 2-3 दिन तक रुककर रविवार की रात को ही घर लौट पाएगा। इसलिए वह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल नहीं पाएगा। इस बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मोहित ने 2 टूक शब्द में उससे ना कह दिया होता, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसा नहीं कह सकते। मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी है। रविवार को उससे मुलाकात न होने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद इसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। आगंतुक ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा था कि कमरे में एक और सज्जन आ गए। ये मोहित के अंतरंग मित्र थे, वाणीकांत सेन। 2 अन्य सज्जनों के भी आने की बात है। इसके बाद यहीं ताश का अड्डा जमेगा। उसने भले आगंतुक की तरफ शक की नजरों से देखा। मोहित इसे भांप गया। आगंतुक के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित बुरी तरह टाल गया। अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ, कहकर अजनबी आगंतुक उठ खड़ा हुआ। तुम मुझ पर यह उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूंगा। उस भले आदमी के चले जाने के बाद वाणीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, यह आदमी तुमसे तू कहकर बातें कर रहा था, बात क्या है? इतनी देर तक तो तुम ही कहता रहा था, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए ही अचानक तू कह गया। कौन है यह आदमी? मोहित कोई जवाब दिए बिना बुक शेल्फ की ओर बढ़ गया और उस पर से एक पुराना फोटो एल्बम बाहर निकाल लाया। फिर इसका एक पन्ना उलटकर वाणीकांत को सामने बढ़ा दिया। यह तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद? हाँ, बोटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे, मोहित ने बताया। ये 5 कौन कौन है? मुझे नहीं पहचान रहे। रुको जरा देखने तो दो। एल्बम को अपनी आंखों के थोड़ा नजदीक ले जाते ही बड़ी आसानी से वाणीकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाईं ओर खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखो। तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नजदीक लाकर वाणीकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे यही तो है वह भला आदमी जो अभी अभी यहाँ से उठ कर गया, मोहित ने बताया। स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी है इसे। एल्बम को तेजी से बंद कर इसे सोफे पर फेंकते हुए वाणीकांत ने फिर कहा, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। तुम ठीक कह रहे हो, मोहित सरकार ने हामी भरी और इसके बाद आगंतुक के साथ क्या क्या बातें हुई इस बारे में बताया। अरे थाने में खबर कर दो, वाणीकांत ने उसे सलाह दी। कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का डिपो हो गया है। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पका जुआरी बन जाना नामुमकिन है, असंभव। मोहित हौले से मुस्कुराया और फिर बोला, रविवार को जब मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगा तो पता चलेगा। मुझे लगता है इसके बाद यह इस तरह की हरकतों से बाज आएगा। अपने बारुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की मच्छी, पोल्ट्री के ताजे अंडे और पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब और सीने से तकिया लगा ताश खेलकर तन मन की सारी थकान और जकड़न दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी घर आए थे, कुछ कहकर गए हैं। जी नहीं, विपिन ने बताया। चलो जान बची, एक छोटी सी जुबत से बड़ी बला टली। अब वह नहीं आएगा, पिंड छूटा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक और तहाया हुआ पुर्जा लाकर रख दिया। मोहित ने उसे खोल कर देखा। वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है।
इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ, सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके। इसके हाथ में दे देना बड़ी कृपा होगी, निराश नहीं करोगे। इस आशा के साथ, इति तुम्हारा जय। मोहित समझ गया, अब कोई चारा नहीं है, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है। छोकरे को बुलाया। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद कहा, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी उधेड़बुन में पड़ा रहा, फिर सोफे के किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गया। मैं अभी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। इसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाल इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर नीचे बैठ खाने में वापस आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजय कुमार बोस। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना होगा। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भरी। कहाँ रखोगे? इधर, ऊपर वाली जेब में। ट्राम से जाओगे या बस से? जी, पैदल पैदल। तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्जापुर स्ट्रीट में। भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है? नाश्ता कर लो। यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूंगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? मोहित ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला आया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत ही खुश। जय को देखकर पहचान न पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सत्यजीत राय द्वारा लिखित कहानी सहपाठी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।